नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित मछाड़ा गांव में आपदा प्रभावित निवासियों से मुलाकात की और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को फल और मिठाई वितरित की और अधिकारियोों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर पीड़ित की सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनका जीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। ये जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेत समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। चलो भैया बंद कर दो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं संग दीपावली मनाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मसूरी के सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने आपदा राहत कार्यों, मुख्यमंत्री धामी की तत्परता और युवाओं को रोजगार देने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। साल 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रोग्राम से प्रार्थना करता हूं कि दिए की रोशनी की तरह हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है और यही हमारी संस्कृति है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो हमारा भावी पीढ़ी है उसको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। और हमें आज ये भी संकल्प लेना चाहिए, दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि रावण का वध करने के बाद हमने एक बुराई को समाप्त किया। प्रभु राम ने, रावण बहुत विद्वान था लेकिन उसके अंदर अवगुण भी थे। तो आज हमें यह भी संकल्प लें कि आज, क्योंकि कोई भी कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अवगुण होता है। हम संकल्प लें कि आज हम उसको समाप्त करेंगे और सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं जिन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए कोई काम। उत्तराखंड में कई मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधते दिखाई दे रही है। तो वहीं नकल विरोधी कानून, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। इस
इसमें बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव के बीच अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में वर्तमान में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो काफी चर्चाओं में भी है। जिन मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी का। सर, शुरुआत इसी से ही करते हैं। आपने अभी एक बयान आपका काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक ऐसी फूट होने जा रही है और कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं जिनकी इसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। तो ऐसे क्योंकि कई चेहरे तो आपकी पार्टी में आ चुके हैं, कई नेता कांग्रेस से आ चुके हैं, और तो ऐसे कौन से लीडर हैं जो कांग्रेस के प्रदेश के टॉप लीडर हैं, चाहे गणेश गोदियाल जी की बात करें या करण महाराज जी की बात करें या फिर प्रीतम सिंह जी की बात करें, भुवन काबड़े जी की बात करें, क्या इनमें से ही कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में लाने की जो है कवायद चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को जबरदस्ती बीजेपी से जोड़ती नहीं है, उन पर जनता का दबाव होता है। आज उत्तराखंड की जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है, और जब विकास हो रहा होता है तो जब विकास करने वाले दल को बदनाम करने का जब प्रयास होता है तो जनता में उसका रिएक्शन होता है। और जनता हमेशा हर चुनाव में आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करती है। तो पब्लिक प्रेशर विकास के लिए होता है, और जब पब्लिक प्रेशर विकास के लिए होता है तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों पे वो प्रेशर भी काम करता है। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जो कभी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, ऐसे लोगों पे पब्लिक दबाव, उनको लगता है कि पब्लिक क्या चाह रही है। और जो उसमें ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो जनता का मूड को समझते हैं और देश के विकास में मोदी जी का साथ देना चाहते हैं, ऐसे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। ऐसी एक बड़ी सूची है, हम समय के साथ उन सब सूचियों को आपके सम्मुख रखेंगे। अभी हमने निचले स्तर से ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे और बड़ी संख्या में मेरे पास प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के लिए हम कई एंगल पर हमारी बातचीत होती है। हमारी कमेटी है, सदस्यता अभियान कमेटी जो है उसको देखती है, उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हरिद्वार का पंचायत चुनाव हो तो बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, नगर निगम चुनाव हुए तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए। आपके उसके अलावा जो हमारे विधानसभा के बाई इलेक्शन थे, लोकसभा के इलेक्शन से पूर्व बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए, कांग्रेस के अनेकों दलों के लोग आए, और आज भी बड़ी संख्या में बहुत से दलों के लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। हम उन सबको सदस्यता देने पर विचार करेंगे, और जैसे जिस नाम पर विचार होता जाएगा उनको विधिवत रूप से पार्टी कार्यालय उनको मेंबर से हम लोग कराएंगे। सर, बात की जाए तो अगर चुनाव के 2022 के चुनाव के बाद से अगर बात की जाए तो करीब 24 ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से 2022 में चुनाव लड़े थे और वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि अब देखा जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश की, अगर बात की जाए बड़े लीडर, जिस तरीके से मैंने कहा, तो 4-5 लीडर बड़े हैं जिनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस यहाँ पर चलती है। तो क्या अब उन पर सेंधमारी करने की वो है, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव जो है भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है? नहीं, देखिए भाई, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ज़बरदस्ती किसी की ज्वाइनिंग होती नहीं है, और जो प्रस्ताव पे आते हैं उस पर हम विचार करते हैं। जो नाम आपने लिए हैं, हो सकता उन नाम में भी कोई नाम हो, लेकिन उसका निर्णय हम जिस स्तर पर करते हैं उस स्तर पर चर्चा होनी शेष है। जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस में बचे ही कितने लोग हैं, तो बड़ी संख्या में जब उनकी ओर से प्रस्ताव आएगा तो स्वीकार करेंगे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। सर, अभी देखा जाए जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बेरोजगार युवाओं के बीच में जाते हैं और सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखा गया, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक होड़ सी मच गई कि श्रेय लेने की। सब कहने लगे, अपने सोशल मीडिया पर डालने लगे कि हमारे कहने के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, हमारे कहने के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। मतलब युवाओं का हितैषी दिखाने की कोशिश जो है वो हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवाओं के हितैषी है, और ये भी सच है कि मुख्यमंत्री जी पार्टी के कार्यकर्ताओं जिस विषय को पहुंचाते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं, उसके आधार पर ही होता है। हमारे अनेकों विधायकगण मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच के लिए मिले, पेपर रद्द करने के लिए मिले, मेरी स्वयं की वार्ता हुई है, लेकिन अंततः गत्वा मुख्यमंत्री जी स्वयं जनभावना का बहुत सम्मान करते हैं। युवाओं की जो मांग थी वो स्वयं वहाँ पर धर्मस्थल पर जाकर उन्होंने जो मांग को समझा, और यूसी ध्यानी जी के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी थी उसकी टीम के भी सुझावों के आधार पर एक मैसेज था कि भाई आखिर संदेह युवाओं के मन में क्यों रखा जाए, संदेह न रहे, इसलिए तय हुआ कि हम चुनाव उनको रद्द भी करेंगे पेपरों को,
और आपके क्या नाम है सीबीआई जांच की उन्होंने किया, और आप क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक बड़ा षड्यंत्र मैं कह सकता हूँ इस दिशा में करने का प्रयास हुआ है। आखिर इतने कठोर नकल विरोधी कानून आने के बाद भी अगर एक व्यक्ति ये निश्चय करके जाता है कि मुझे इन परीक्षाओं को बदनाम करना है, तो वो मैं षड्यंत्रकारी कहूँगा। और वो अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता है। जब जांच आएगी तो आप देखें ना, बड़ी संख्या में उसके पीछे के तार सामने आएंगे, जो इतने अच्छे नकल विरोधी कानून को में भी बिगड़ डालने का काम करता है। प्रदेश सरकार की जो युवाओं के प्रति विश्वास बना था, उसको तोड़ने का जो काम करते थे, वो जेलों की सलाखों के अंदर होंगे, और जो भी इसमें होगा दोषियों को सजा उसको मिलेगी। सर, आपने जिस तरीके से भी कहा कि षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि अर्बन नक्सल गैंग जो है अराजकता का माहौल लाना चाहती है, युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अर्बन नक्सल गैंग का जिक्र हो रहा है, कौन वो लोग हैं जो आंदोलन में शामिल हुए, जो राजनीतिक पार्टी के लोग आंदोलन में शामिल हुए, क्या उनकी बात कर रहे हैं या फिर कोई और ताकत है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, लोकतंत्र में विरोध करना पड़ता है, लेकिन विरोध के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करना जो कानून बनने के बाद कानून के विरोध में चलते हुए जो लोग काम करते हैं, उनको एक अर्बन नक्सलाइट के रूप में लिया जाता है। आखिरकार युवाओं ने एक विषय को लेकर आंदोलन किया, वो जन भावना होता है, उसका सरकार ने समाधान निकाला। लेकिन ये भी तो सच है कि इतने सख्त कानून के बाद अगर उस कानून को तोड़ने का एक षड्यंत्र हो रहा है, यूसीसी के बाद यूसीसी के अंदर विघ्न खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, जबरन धर्मांतरण के बाद उसमें भी जबरन का काम किया जा रहा है, थूक जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी, कौन है यार? वो नक्सल का ही स्वरूप है। और ये जो भी लोग हैं उनको सरकार बख्शेगी नहीं, उन सबको एक सजा मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जैसे कहा है कि हम इस प्रकार के तत्वों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो उत्तराखंड की डेमोग्राफी की चेंज करने का जो विषय है, उस पर एक बड़ा षड्यंत्र प्रदेश के अंदर चल रहा है। इन सब विषयों पर सरकार बहुत पहली नज़र रखी हुई है, और ऐसे लोगों को निश्चित सजा मिलेगी। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई राजनीतिक विरोध, ये कोई हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन सरकार के सकारात्मक कार्यों का विरोध कर उसके बाद जब वो जनता के जनादेश के लिए जाते हैं तो जनता उनको मुंह तो जवाब देती है। और कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जिसने कि कोई सुझाव देने चाहिए थे कि इसमें यह की जाए, इसमें यह किया जाए, वो सुझाव उन पर आज की तारीख में नहीं है। आज मुद्दा भी इन कांग्रेस हो चुकी है। ऐसी स्थिति में फिर वो सहारा लेती है, और किसका सहारा लेती है? जो सरकार को अनावश्यक रूप से अविश्वास के वातावरण को खड़ा करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे से बचना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ मुद्दा क्यों नहीं है, मुद्दा ही नहीं। इसलिए नहीं है कि सड़कें जा चुकी हैं, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, अच्छे अच्छे कानून बन गए हैं, जिसके कारण देवभूमि का देवतीर्थ स्वरूप बचा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ जब इशू खत्म हो जाते हैं तो फिर पॉजिटिव इशू का नेगेटिव करना, अच्छी बातों का विरोध करना, यह कांग्रेस ने अपना हथियार बना दिया है। आजकल पूरे देश के अंदर वोट चोर के नारे लग रहे हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि एक स्वतंत्र एजेंसी को भी कांग्रेस बदनाम करना चाहती है, लोकतंत्र के भी अविश्वास आस्था का वातावरण तैयार करना चाहती है। इतने वर्षों तक वोट चोरी के जिनके उदाहरण रहे हैं, जिन्होंने पोलिंग बॉक्स अपहरण हो जाते थे, जिन्होंने रिजल्ट न्यायालय के निर्णय के बाद इमरजेंसी लगा दी हो, जब ऐसे लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो जनता उनको सबक सिखाती है। चुनाव में, बिहार का चुनाव आने वाला, आप देखिएगा कि किस प्रकार का सबक मिलेगा। और उत्तराखंड के अंदर तो 2027 के अंदर हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार का हैट्रिक हम बनाने वाले हैं। तो क्या सर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये सब करा रही है, या कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है, किस तरीके की बात आप कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब व्यक्ति पे अपने इशू नहीं होते हैं तो ऐसे इशू का सहारा लेती है जो इशू होते ही नहीं है। अब मैंने कहा ना कि भाई अगर एक विषय आया, क्योंकि दोनों पक्ष हैं, नकल का एक प्रकरण आया, उसको पेपर लीक संज्ञा दी गई, 11 बजे 11:30 बजे रिजल्ट बाहर आता है, एक व्यक्ति के द्वारा आता है, सरकार उसको सजा देती है तो पकड़ा जाता है, उसकी बहन पकड़ी जाती है, और जिस अध्यापक उतर जाता है उसको उसके बाद उस पर बयानबाजी करना, उसको उस धरने प्रदर्शन में जाकर छात्रों को भड़काने का काम किसने किया? और वो उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव नकारात्मक सोच तैयार किया जाता है जिसने युवाओं के हित में हमेशा सहयोग किया है। आखिर इस प्रदेश के यूथ कुंठित होते थे,
आज 26,000 सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुझे कहते हुए खुशी भी है कि अभी तक के मुख्यमंत्री तो कालखंड आप देखिए किसी भी सरकार का, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक सरकारी नौकरियां मिली हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में वृद्धि हुई है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बड़ी संख्या उद्योग बुलाए जा रहे हैं। किसके लिए हो रहा है? यहाँ की प्रतिभावान यहाँ के युवाओं को ठीक प्रकार से उनका जीवन यापन हो, उस दिशा में सरकार की पहल है। अब इस प्रकार के माहौल को नकारात्मक दृष्टि से सोचना, तो ये उसको सहयोग करना, ये दोनों प्रकार से कांग्रेस दोषी है। और यही कारण होता है कि कांग्रेस हर चुनाव में फिर जमीन पे आ जाती है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं प्रदेश में होती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में हो जाएगा, रक्षाबंधन के बाद हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कहाँ अटका हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या सहमति नहीं बन पा रही है नामों पर? देखिए, ऐसा नहीं है। हम हर बार मंत्रिमंडल के लिए हमारे नेतृत्व ने कहा है कि हम करेंगे। उत्तराखंड की परिस्थिति इस रूप में बनती है। कभी बाई इलेक्शन आता है, विधायक के देहांत हो जाता है, तो विधायक के देहांत वार्ष का कार्यक्रम कैसे हो सकता है? पंचायत चुनाव आ जाता है, चुनाव देखने के मंत्रिमंडल देखना है। लोकसभा का चुनाव आता है, अब क्या करेंगे? अभी आपदा आ गई, जिस समय सोचा था जल्दी हम करेंगे, अब आपदा में हर्ष नहीं हो सकता है। लेकिन अब एक माहौल बना हुआ है। मैं कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व से बातचीत भी की है। बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी है। जैसे गुजरात के बाद धीरे धीरे सभी राज्यों की बारी आई कि उत्तराखंड में उसमें से एक है और यहाँ भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो क्या बिहार चुनाव से पहले माना जाए कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? देखिए, क्योंकि बिहार चुनाव भी इसमें है और बिहार चुनाव भी कोई लंबा तो है नहीं, 11 नवंबर तक सारे चुनाव निपट जाएंगे। तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद हो सकता है उससे पहले हो। नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा उस पर हम लोग खड़े होंगे। सर, आपकी पार्टी की बात की जाए तो कई विधायक सीधे तौर पर जो है अब सरकार के कामों को लेकर जो है आवाज़ उठाते हैं, कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुशासन की जो डोर है वो भारतीय जनता पार्टी में टूटती हुई दिखाई दे रही है। चाहे अभी बीकेटी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी की बात हो, पूर्व अध्यक्ष जयेंद्र अजय की बात हो, दोनों ही खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। कभी विधायक चाहे बिशन सिंह चुपाल हो, इस तरीके से कई ऐसे प्रकरण देखे जा रहे हैं बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी में, जिससे सीधे तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाती है वो अनुशासन की डोर कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पहली बात बहुत मैं स्पष्ट कर दूँ, हमारे कार्यकर्ता में किसी प्रकार कोई द्वंद्व नहीं है। अनुशासन बीजेपी के अंदर कायम रहता है। सोशल मीडिया में किन विषयों को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है उस पर मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूँ। बिसंदा हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और जिनसे उनकी चर्चा, वो भी कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई विषय चर्चा होती है और उसका कोई आदमी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालता है और कहता है कि साहब आपसी द्वंद्व है, तो गलत है। अपना कार्यकर्ता अपने व्यक्ति से, अपने कार्यकर्ता से, अपनी पार्टी के विधायक से जोर से भी बात कर सकता है, प्रेम से भी बात कर सकता है, लेकिन वो बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए उसको श्रेणी में लेना नहीं है। जहाँ तक और विषयों की हमने चर्चा की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम लोग पार्टी के सभी विधायकों को, हम कार्यकर्ताओं को जहाँ अनुशासित में ठीक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को कहने के लिए कहते हैं और उसको हमने पालन भी करवाया, अनेकों विधायकों से पालन भी करवाया। फिर भी चुनाव वर्ष से अनेकों बार कुछ अपेक्षाएँ कार्यकर्ता की विधायक से रहती है, इसलिए उन अपेक्षाओं को विधायक खड़ा उतरेंगे और धीरे धीरे जो उनके मन का भाव है, कार्यकर्ता का जो भाव है, ये वर्ष हमारा कार्यकर्ताओं की संतुष्टि का वर्ष है। हम कार्यकर्ताओं को जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि कार्यकर्ता लग के बीजेपी को जिताता है, उसके बाद उस पर जनता का प्रेशर रहता है। बूथ का अध्यक्ष है, हम उससे बूथ जिताने की कल्पना करते हैं तो बूथ अध्यक्ष की समस्या तो रहेगी ना भाई। कई बूथों, अब इतने बड़ा प्रदेश के अंदर एक विधानसभा 200 से ऊपर पोलिंग बूथ होते हैं, हर बूथ की समस्या का समाधान हो गया होगा ये मैं भी नहीं मान सकता हूँ, लेकिन अधिकतर बूथों की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कार्यकर्ता के मनोभाव की जो कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर सकें, उस दिशा में लोग इस साल वर्ष में पहल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित होकर 2027 में फिर भाजपा की सरकार को लाएगा। सर, 2027 में लेकर आपकी कहीं से तैयारी चल रही है? कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि ऋषिकेश से भी आपकी तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है, क्या ये सच है? नहीं, पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है चुनाव लड़ने के लिए नहीं। तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक सरकार बनाऊंगा। मेरा नेतृत्व मुझसे यही अपेक्षा करता है, उसी अपेक्षा में आगे बढ़ूंगा। तो क्या आप 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा ना, अभी मुझे लड़ाने का दायित्व मिला है भाई, तो जो दायित्व आज की तारीख में मैं उस दायित्व पर ही चर्चा कर रहा हूँ। हम बीजेपी को चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे और हम पार्टी को एक हैट्रिक हम इस बार उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे।
है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, और साफ तौर पर सभी विषयों को लेकर इन्होंने अपनी बातचीत रखी है। अब आगे देखना होगा कि 2027 में जिस तरीके से कहा कि बीजेपी जो है हैट्रिक लगाने के जो है उत्तराखंड में जा रही है, वो कितना होता हुआ दिखाई देता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।